126 सीटें असम की, 63 से बहुमत आता है और इस वक्त जो रुझान है उसमें 67 सीटों के साथ बीजेपी गठबंधन को रुझानों में बहुमत मिल गया है। 67 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। कांग्रेस गठबंधन 21 सीटों पर है, एआईयूडीएफ गठबंधन 13 सीटों पर है, अन्य 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 294 में से 197 सीटों पर बढ़त दिखाकर ममता बनर्जी ने मजबूती से अपने पैर अभी बंगाल में जमे होने का एहसास जताया है। और मेरे सहयोगी हैं सिद्धिनाथ, देखिए उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, दीदी तेरा बंगाल दीवाना, ठंडा ठंडा कूल कूल, हर घर में तृणमूल। तो ये अब पश्चिम बंगाल में नारे भी चलने लगे हैं। जो ममता बनर्जी के समर्थक अब घर से बाहर निकल रहे हैं, उनके घर के बाहर पहुंच रहे हैं, वहाँ शंखों की ध्वनि सुनाई दे रही है, वहाँ पर मंदिर का घंटा बजाया जा रहा है। एक तरह से एहसास जीत का देख सकते हैं आप कैसे वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसकी आवाज़ भी आपको अभी सुनवाने की कोशिश करते हैं। वहाँ से जो आवाज़ें आ रही हैं, मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश हैं वहाँ से लगातार दिखा रहे हैं। सुनिए ज़रा आवाज़ वहाँ से क्या आ रही है। দিদির উন্নয়নের জন্য, জয়ের জন্য শাক বাজানো হচ্ছে, শুভ বিজয়ার জন্য। কি মনে হচ্ছে, কনফিডেন্ট আপনারা? হ্যাঁ, কনফিডেন্ট। यही चीज़ सबसे पहले हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश ने वहाँ से बताई कि वो आज भी अपने उसी निवास में रहते हैं, सरकारी आवास में। उन्होंने बहुत से लोगों ने कहा था हम सरकार में आएंगे तो लाल बत्ती नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे, बड़े बंगले नहीं लेंगे। वो सब बड़े बंगलों में आ गए। लेकिन ममता बनर्जी असल में, जिन्होंने कभी ये कहा नहीं, इस बात का नारा नहीं लिया, इस बात का दम नहीं दिखाया, वो आज भी अपने उसी पारंपरिक घर में रहती है। वैसे आपको बंगाल के अंदर बड़ी परंपरा रही है। लेफ्ट के भी जो मंत्री थे बहुत साधारण तरीके से रहते थे। खाली ज्योति बसु सॉल्ट लेक में रहते थे और उनका खाना ये मशहूर था कि ग्रेट ईस्टर्न होटल से बन जाता है। हाँ, लेकिन जब ममता दिल्ली में भी थी एज एन एमपी, उन्होंने वो छोटा सा एक फ्लैट लिया था, बड़ा बंगलो नहीं लिया था। और बंगाली मैंने एक ऐसी जगह देखा है कि जहाँ सब कुछ बंगाली मैंने ऐसी जगह देखा है कि जहाँ फिल्म स्टार अगर जा रहा है और महाश्वेता देवी जा रही है तो आपको रिक्शे वाले से लेकर तमाम लोग महाश्वेता देवी के पैर छूते दिखाई देंगे। चलिए एक तस्वीर ये विधानसभा की आ गई इस वक्त आपके सामने। पश्चिम बंगाल की विधानसभा, टीएमसी 200 सीटों पर बढ़त दिखा रही है। 34 सीटों पर सिमट गया सीपीएम गठबंधन। कांग्रेस 35 सीटों पर, पिछली बार 40 से ज्यादा सीटें थी कांग्रेस की। और देखने की बात होगी क्या वहां तक पहुंच पाएगी कांग्रेस। अभी 14 सीटों के और रुझान आने बाकी हैं। 280 रुझान आए हैं जिसमें 8 पर बीजेपी आगे चल रही है और इसी में खुश भी है बीजेपी कि कम से कम 8 सीटों पर बढ़त उनको दिख रही है। तमिलनाडु में 2 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। 234 में 204 रुझान है। एआईएडीएमके यानी जयललिता की पार्टी 116 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। और डीएमके गठबंधन, जिसकी एग्जिट पोल्स ने सरकार बना दी थी कहते हुए कि इस बार फिर बदलाव होगा, वो सिमट गया है 79 सीटों पर, 79 सीट्स पर वो सिमट गया है तमिलनाडु की विधानसभा में। केरल में 140 रुझान आ चुके हैं। 140 में से 78 सीटों पर एलडीएफ का गठबंधन, एआईएडीएम माफ कीजिएगा, और दूसरा जो गठबंधन है यूडीएफ का, वो 52 सीटों पर इस वक्त सिमट के रह गया। और साथ ही साथ पुडुचेरी का आंकड़ा भी आप देख रहे हैं। एक दिलचस्प बात यह है एच.के. दुआ साहब, मैं अपने कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास जाऊं उससे पहले आपसे एक जल्दी से कमेंट लेना चाहता हूं। अच्युतानंदन साहब अगर सीएम बनेंगे, जैसा कि माना जा रहा है कि भाई बनेंगे, तो वो 92 साल की उम्र में सबसे ज्यादा उम्र के सीएम होंगे हिंदुस्तान में। और ये देश इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा युवा वोटर वाला देश है। एक तो युवा वोटर वाला देश, दूसरा इस कैरल से ही कम्युनिस्ट पार्टी ने यह डिसाइड किया था कि विल जॉइन डेमोक्रेसी इन इंडिया। नंबूद्वीपत की सरकार बनी थी, जवाहरलाल नेहरू ने उसको डिसमिस किया था।
कि हैरान हो रहे थे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इनका कोई यकीन नहीं है और ये डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये वो ट्रेडिशन है यहाँ पर। और इस इलेक्शन में केरल का वोटर इतने सालों के बाद 50 से अब तक उनको फिर वापस ला रहा है। हर बार चेंज होता है, इस बार भी चेंज करके लाए। तो वो शायद क्रेडिट कांग्रेस लेड यूडीएफ को जाना चाहिए हारने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अपनी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अच्युतानंदन को बनाएंगे अभी उम्र के हिसाब से। पॉपुलर है, उनकी पार्टी भी उनके साथ नहीं थी पूरी, उनको टिकट भी नहीं दे रहे थे, लेकिन मजबूरी से करना पड़ा कि उसके बिना उनका काम नहीं चलेगा क्योंकि वो पॉपुलर है। तो पार्टी उस पर डिपेंडेंट ज़रूर है, इस्तेमाल ज़रूर किया है, लेकिन अगर वोटर यंग आ रहा है तो लीडर कैसे यंग नहीं होगा। तो उनको मेरा ख्याल चीफ मिनिस्टर ये नहीं बनाएंगे। आखिरी दौर में अखिलेश जी राहुल गांधी बीमार पड़ गए थे चुनाव प्रचार के, मुझे याद आ रहा है, और केरल की रैलियां उनकी कैंसिल हुई थी। आपको लगता है नुकसान हुआ उसका? निश्चित रूप से नेतृत्व का इंतजार जनता में होता है और उनकी बातों सुनने के लिए रोते हैं। थोड़ा बहुत तो वहाँ पे रिसर्च करने के बाद लोग देखेंगे, लेकिन असर तो नेतृत्व का पड़ता ही है। जंग हो या राजनीति हो, बहुत कुछ दारोमदार हौसला तो बढ़ता है ना। जहाँ वहाँ से पहुँचने पे लोगों को उनकी बात तो सुनने को मिलती है, उनके विचार तो जानने को मिलते हैं, जिससे लोग बच जाते हैं। तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता होगा। किसी भी नेता के वहाँ से जनता जहाँ उम्मीद करती हो कि आएंगे, हम सुनेंगे या उनकी बातों को जानेंगे, उसका असर जरूर पड़ता होगा, कुछ न कुछ जरूर पड़ता है। जी कुछ कह रहे हैं? जयललिता का वोट है, AIADMK के लिए नहीं है, लेकिन केरल में नहीं है ये। आप अखिलेश जी, अब जब हार के कारणों की बात होगी तो ये भी बात होगी ना कि भाई किसकी वजह से हारे, जिम्मेदारी किसकी होगी? हाँ, मैंने आपसे बताया ना कि वही नेतृत्व, वही पार्टी, वही संगठन हमें सत्ता से भी बाहर जाता और सत्ता में वापस भी लाता है। और कांग्रेस के लिए ये पिछले 60 वर्षों में कोई नई चीज़ नहीं है। हमने बहुत से खराब वक्त देखे हैं और बड़ी मजबूती से फिर वापस आए हैं। तो ये मान लें, हमने कहा ना आपसे कि अभी पूरे परिणाम आने दीजिए, कितने % वोट मिले हैं, कितने कम हुए हैं, क्या कारण है, क्या कमियां रह गई थी, उन सब पे स्थानीय नेतृत्व विचार करेगा ही। लेकिन हम सत्ता से जरूर, आपके परिणामों पे, रुझानों पे जाएं तो सत्ता से जरूर एक दो जगह हम बाहर जा रहे हैं, दिलों से नहीं बाहर जा रहे हैं। हमारी पकड़ या हमारा जो जनाधार है उसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अभी GVL साहब गिना रहे थे, लोकसभा के चुनाव के परसेंटेज से चर्चा क्यों नहीं करते हैं? अगर आप बात करते हैं तो लोकसभा के वो असेंबली चुनाव की से गणना अपनी बता रहे थे, अभी तो लेटेस्ट लोकसभा के हुए थे, उसमें कितने % वोट पाए थे आपको वहीं पे। 2 ही साल में आप कितने %, आधे से भी कम वोट क्यों हुए? तो ये ठीक है, अपने अपने हिसाब से आदमी तर्क देता है, बात करती है। हम इन चुनाव जनादेश जो भी आएगा उसको स्वीकारेंगे और विचार करेंगे, फिर मजबूती से आएंगे। आज ऐसे पोस्टर तो नहीं आ जाएंगे आज कांग्रेस दफ्तर के बाहर के प्रियंका लाओ देश बचाओ या रॉबर्ट वाड्रा की फोटो वाले फिर से? हमारे पास तो बहुत लोग हैं। बीजेपी में किसको लाने की बात करेंगे सर? जैसे आप बताएं, जैसे सर कौन लोग लाएंगे? जो लोग हैं बीजेपी में उनको तो मंडल में डाल दिया। अभी आप प्रियंका लाओ की बात कर रहे हैं, बीजेपी छोड़िए, आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं, किसकी बात कर लेगा कोई? एक आध नाम गिनाया, किसकी बात कर लेंगे? वो जो मार्गदर्शक मंडल में दे दिया है, वो लोग ना दिख सकते हैं ना बोल सकते हैं, उनकी बात हो सकती है। तो यही स्थिति है कि कहीं भी मोदी जी की क्या वो विश्वसनीयता रह गई? आज बनारस से शुरू कर लीजिए, एक दिन किसी को भेज दीजिए अपने, एक काम करते हैं, पूछ रहे मोदी जी के बारे में। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ कि दोबारा वो लड़ेंगे भी नहीं।